सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्षितिज भाग 1 के पाठ लासा की ओर का सारांश मैं आपको सुना रहा हूँ। इससे पहले भी मैं आपको इसका सारांश भेज चुका हूँ। इसकी वीडियो एक आपके पास पहले भी जा चुकी है और इसकी PDF भी आपके पास पहुँच चुकी है। तो देखिए, लासा की ओर पाठ ये राहुल संक्रांतियान जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। इसमें लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है और ये यात्रा व्रत शैली में लिखा गया पाठ है। और इसमें बता दूं, लेखक यानी जा रहा है क्योंकि लेखक ने यात्रा ही की और उसने अपनी यात्राओं को लिखा है। तो इसमें उन्होंने तिब्बत को जाने वाले मार्ग का वर्णन किया है, किस तरीके के मार्ग होते थे, किस तरीके की परेशानी आती थी और किस तरीके से जाना पड़ता था। तो लेखक जब चलता है, बात सन 1929 और 30 की है, 1929 एंड 30। लेखक जा रहा है, लेकिन उन दिनों तिब्बत में भारतीयों की जाने की मनाही थी, इसलिए लेखक भिखमंगे यानी भिखारी का वेश धारण करके चलता है। अब तिब्बत जाने के दो रास्ते थे, एक तो नेपाल होकर के और दूसरे उधर चीन होकर के जाया करते थे। अब नेपाल, अब दूसरी बात यह है, जो रास्ता था वो बंद था, वो था फरी कलिम्पोंग का। खरीब कालिम्पोंग का जो रास्ता था वो बंद था। अब वो उन्हें उसी रास्ते से जाना पड़ा जिससे कि चीनी सेना और दूसरे व्यापारी उस रास्ते से जाते थे। अब लेखक आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे जाकर के लेखक को, यानी जो चीनी सेना जिन किलों में रहती थी, परित्यक्त किले जिन्हें बोलते हैं, यानी उनमें कोई नहीं रहता है। कुछ किले जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए, टूट गए, और कुछ जो थोड़े बहुत सही थे उनमें कुछ लोग रहने लगे। लेखक आगे बढ़ा तो लेखक को थोड़ी चाय की इच्छा हुई और एक घर था, उसमें जाकर के घुस गया और उन्होंने जाकर के वहाँ पर अपना चाय का सामान दिया और मक्खन और जो सोडा था वो दिया। तो वहाँ यानी उन दिनों ऐसी बात नहीं थी, कोई किसी प्रकार की छुआछूत नहीं थी, यानी ना कोई जात प्रथा थी, ना छुआछूत थी, लेकिन बस इतना था कि कोई निम्न श्रेणी का भिखारी अंदर न घुस जाए, क्योंकि वे चोरी करके ले जाया करते थे, इसलिए इस बात का ध्यान रख। वैसे कोई अजनबी अंदर जा सकता था, महिलाओं से बात करते थे और उनसे अपना चाय का सामान दे करके अपनी चाय बनवा सकते थे, पी सकते थे। तो लेखक ने भी ऐसा ही किया, चाय का सामान दिया और वहाँ की जो महिलाओं ने चाय को बना करके, यदि आप अपने आप चाय बनवा सकते हो तो अपना सामान दे दो, नहीं तो जैसे आपके ऊपर है, उसमें मक्खन और सोडा साल्ट डलवाना दे दो, वो कूट करके वो डाल देंगे तो चाय का रंग आ जाएगा। यदि आपको विश्वास है कि, आपको विश्वास नहीं है कि वो पूरा नहीं डालेंगे, तो आप अपने हाथ से कूट करके दे दो, वो तब डाल देंगे। तो खोटी यानी खोखी जिनमें चाय रखी जाती है, उसमें ला करके वो तुम्हें दे देगी, चाय पी करके चाय पी सकते हो। तो इस तरीके से तो लेखक को वहीं पर सुमित नाम का मंगोलिक भिक्षु मिल जाता है, वो भी साथ, उनको भी साथ लेकर के चलते हैं। तो आगे जाते हैं, तो यानी एक शाम हो जाती है, लेकिन वो इस बार भिखमंगे का रूप धारण करके गए, क्योंकि पहले 5 साल पहले जब वो वापस आए थे घोड़े पर और भद्र पुरुष के रूप में जब आए थे उस गांव में, तो वहाँ किसी ने भी उनको रोकने नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने यानी भिखमंगे का रूप धारण किया और उनको रुकने की जगह मिल गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से अब सुमित जो उनके साथ था, तो उसकी काफ़ी लोगों से जान पहचान थी, तो इस तरीके से वो आगे बढ़ते गए। लेकिन उस समय यानी थोंगला पार करना, यानी जो सबसे जो विकट रास्ता ढोड़ा यानी डाँड़ा, थौला पार करना था। डाँड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह,
डांडे जो थे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी, क्योंकि ये जगह 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई पर होती थी। 16-17 हज़ार यानी मीटर ऊंचाई पर होती थी, और पहाड़ भी होते थे, और नदियों के टेढ़े मेढ़े रास्ते से आदमी दिखाई नहीं देते थे, और मीलों गांव नहीं थे। ये जगह चोरों के लिए बहुत ही आसान जगह होती थी। चोर डाकू यहाँ पर लोगों को लूटते थे। पहले तो उन्हें मार देते थे, और उसके बाद मारने के बाद जो होता था उसे छीन लेते थे। यानी कि यहाँ पर कोई हथियार को कानून नहीं था, कोई कैसे भी रख सकता था। तिब्बत में तो सज़ा मिल जाती थी, या तो कोई गवाह मिल गया तो, और तिब्बत की सरकार भी यानी अपनी पुलिस और उस पर अधिक पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए वो उन्होंने यानी आगे बढ़े। तो भिखारी का वेश धारण करके पीठ पर सामान लादा था, और जैसे ही कोई चोर डाकू मिलता तो अपनी जीभ बाहर निकाल करके कुची कुची की आवाज़ निकाल करके, कुची कुची की मतलब दया दया 1 पैसा, ऐसा कहते हुए भीख मांगने लगते। और ऐसा करते हुए ऊंची पहाड़ की चोटियों पर चढ़ते हुए, पहाड़ की चोटियों पर चढ़ते हुए ऊपर यानी आगे बढ़ते जाते। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाते, यानी अब अगला पड़ाव उन्होंने जब पार की, अब 16-17 मील से कम नहीं था। अब लेखक ने सुमति से कहा कि भाई लंगपुर के लिए जाना था, तो उसके लिए वहाँ जाने के लिए तो 2 घोड़े किराए पर ले लो। तो सुमति ने 2 घोड़े किराए पर ले लिए। सुमति जिस पर बैठा था वो घोड़ा ठीक था, उसकी चाल ठीक थी, वो आगे बढ़ गया। लेखक जिस घोड़े पर बैठा था वो थोड़ा यानी धीरे धीरे चल रहा था, यही नहीं मालूम पड़ रहा था वो आगे चल रहा है पीछे चल रहा है, और लेखक पीछे रह गया था और सुमित आगे बढ़ गया था। आगे चलते चलते रास्ता 2 जगह कट रहा था, एक बाईं ओर एक दाहिनी ओर। यानी लेखक बाईं ओर बढ़ गया आगे, और आगे जाकर के 1-1.5 मील दूर जाकर के किसी से पूछा कि भाई लंगपुर का रास्ता यही है, तो वहाँ के लोगों ने कहा नहीं नहीं, है तो आप गलत रास्ते पर आ गए हो, यानी आपको दाहिनी ओर मुड़ना था। उधर सुमिति बैठा हुआ वहाँ पर लेखक का इंतजार कर रहे हैं। चाय बना रखी थी उसने, और 2-3 जो डलिया कंडे थे वो भी फूंक दिए। लेखक वापस आया, 4-5 बज गए थे। सुमिति बहुत गुस्सा हो रहा था लेखक पर, और काफ़ी गुस्सा हुआ, लेकिन वो लेखक ने मना लिया, और उसके बाद फिर वो आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े तो फिर वहाँ पर जो हिमालय की जो चोटियाँ थी वो बर्फ़ से ढकी हुई थी, और यानी नंगे पर्वत भी देखे उन्होंने, जिन पर न किसी प्रकार की कोई बर्फ़ थी न कोई हरियाली थी। इस तरीके की चोटियाँ भी दिखाई पड़ती थी। और थोड़ी दूर पर उन्होंने डाढ़े के सबसे ऊंची स्थान पर उन्होंने डाढ़े के देवता का स्थान देखा। वहाँ पर जो डाढ़े का देवता है उनका स्थान था, जो रंग बिरंगी पताकाओं से सजाया हुआ था। पत्थर के चारों रंग बिरंगी पताकाएँ थीं। तो इस तरीके से लेखक ने ये सब देखा, झंडियाँ लहरा रही थी। तो लेखक आगे बढ़ता गया। अब वो तिंगरी के विशाल मैदान में थे। तिंगरी के विशाल मैदान में आ गए, और तिंगरी के विशाल मैदान से फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही पहाड़ की चोटी को पार करते हुए जैसे आगे बढ़े, आगे तिंगरी समाधि गिरी थी। उस पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधि गिरी, और आसपास के गांव में सुमिति को सब लोग जानते थे। सुमिति ने लेखक से कहा कि आप ठहरो तो मैं गांव में घूमाऊँ। लेखक ने उसे जाने नहीं दिया, और कहा नहीं नहीं चलो तुम टाइम लगाओ।
क्योंकि वो टाइम लगा देता था, यजमान थे ना, इसलिए। क्योंकि सुमिति गंदे ताबी लाया था बोध गया से, काले कपड़े गंदे, क्योंकि वो लोगों को बांध देता था, इससे उसकी पैदा हो जाती थी और वहाँ के लोग इन बातों में विश्वास करते थे। तो इस तरीके से और कहा लेखक ने, भाई तुम वहाँ मत जाओ, ये तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, मैं तुम्हें पैसे लिहाजा में जा कर के दे दूँगा, तुम चलो मेरे साथ। तो इस तरीके से चल दिए। दिन के 10-11 बज गए। सामने की धूप से एकदम जो ललाट था वो तेज हो रहा था। पीठ पीछे ऐसे लग रही थी, पीठे यानी बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। पीठ यानी पीछे का भाग था वो एकदम ठंडा हो गया। आगे सामने सूरज की रोशनी तेज। तो इस तरीके से उल्टा सा था और हमारे कंधों पर सामान लदे हुए। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़े थे तो तिंगरी में सुमित के परिचित भी रहते थे। तो आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं, तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक बड़े छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। यानी और हर जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। जागीरदारों का जो हिस्सा था वो मठों के हाथ में है और वे अपनी अपनी जागीरों को, हर एक जागीरदार को कुछ खेती खुद भी कराते थे। यानी जो मठ थे वो अपनी ज़मीन को जागीरदारों के द्वारा और फिर ऐसे कराते थे। जागीरदार भी उनके खेतों की इंतजाम के लिए बुद्धि यानी भिक्षुओं को भेज देते थे, जिनकी वहाँ पर काफ़ी इज्जत होती थी। एक तरीके से वो आदमी लोग उनके राजा के समान मानते थे। तो इस तरीके से यानी मुखिया, जो खेती के मुखिया के रूप में भिक्षु को, यानी नम जिसे कहते थे, नम, उन्हें मानते थे। तो ऐसा ही था। तो लेखक जब आगे बढ़ा तो लेखक को एक मंदिर दिखाई दिया। तो वहाँ देखा तो एक मंदिर था, उसमें एक उनको किताब मिल गई, पोथी, जो हाथ से लिखी हुई थी, जिन्हें कंजूर कहते थे, यानी बुद्ध वचन, बुद्ध के प्रवचन की अनुवाद की हुई। 15 शेर के कम से नहीं रहा, यानी इनका जो वजन था वो 15 शेर के करीब रहा होगा। काफ़ी अच्छे मोटे कागज़ पर लिखी गई थी और इनकी संख्या 103 थी। 103 ये पोथियाँ थी। कम से कम इनका वजन 15 शेर होगा। तो कुल मिलाकर के है, लेखक ने अपना उसमें आसन जमाया और उनको पढ़ने में लग गया। और सुमिति ने जब उससे कहा कि मैं पास के गांव में हूँ, लेखक ने कह दिया ठीक है चले जाओ। तो लेखक उन पोथियों में पढ़ने में लग गया। लेखक को अनुमान था कि सुमित जा रहा है, 2-3 दिन में आ जाएगा वापस। लेकिन क्या हुआ, सुमिति तो उसी दिन दोपहर को में ही वापस आ गया और दोनों ने अपने सामान बांधे अपनी पीठ पर और फिर वापस नम से यानी बौद्ध भिक्षु से विदा लेकर के चल दिए। तो इस तरीके से ये ल्हासा की ओर पाठ का सारांश मैंने तुमको सुनाया। और सूक्ष्म में ये आपको पढ़ना है ध्यान से। और सीबीएसई बोर्ड ने इस बार थोड़ा पाठ्यक्रम में चेंज किया है। 50% जो चैप्टर हैं वो हाफ ईयरली में आएंगे और 50% चैप्टर वो एनुअल में आएंगे। इस बार जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा वो बहुविकल्पी बेस होगा। और बहुविकल्पी कैसे आएंगे बन करके, वो यानी चैप्टर इनसाइड आएंगे। इसलिए आपको हर चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन बनाने हैं और क्वेश्चन ऐसे बनाने हैं जिनका आंसर एक ही शब्द में हो। कुछ क्वेश्चंस में भेजूंगा आपको, इसकी जो आपको पीडीएफ मिलेगी अगली, वो इस तरीके की होगी जिनके आंसर एक ही शब्द में होंगे। देखो मैं 1-2 बता देता हूँ। 1-2 क्वेश्चन
किस तरीके के होंगे? देखिए, जैसे कि ल्हासा की ओर पाठ किस शैली में लिखा गया? यात्रावर्त शैली। इसका आंसर है यात्रावर्त शैली। दूसरा है, लेखक चाय पीने के लिए कहाँ ठहरा था? यानी चीनी प्रत्येक किलो में रहने वाले लोगों के घर, वहाँ चाय पीने के लिए ठहरा था। और लेखक ने उस आदमी को क्या दिया? 2 चिटें दी, क्योंकि जब वो लेखक जा रहा था तो राहदारी मांगने के लिए लोग आ जाते थे, तो लेखक तैयार रहता था, तो लेखक के पास 2 चिटें थी, तो दोनों चिटें उस आदमी को दे दी थी। अब लेखक के साथ और कौन यात्रा कर रहा था? सुमति। अब अगला क्वेश्चन, सुमति कौन था? ये मंगोल बौद्ध भिक्षु था जो तिब्बत की लोगों को जानता था और उसे मार्ग का ज्ञान था। अच्छा, इन डाड़ों की ऊंचाई कितनी थी? 16-17 हजार मील। लेखक के उस समय वापस आने पर यानी कहाँ ठहरे थे? यानी 5 साल के बाद जब वापस लौटा था लेखक, तो वो एक गरीब झोंपड़े में, एक गरीब के घर झोंपड़े में ठहरे थे। लेखक था सुमति, वह खतरनाक रास्ता कैसे पार किया? यानी भिखारी बन करके बड़ी मुश्किल से वो खतरनाक रास्ता तय किया। दूसरे दिन दोनों किस पर सवार होकर के ऊपर चढ़े? घोड़े पर सवार होकर के चढ़े थे। तो इस तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन आपको बताए। और एक बात बता दूं, ये आपके पास जो वो PDF आएगी वो प्रश्नों की आएगी। आपको यानी आप सभी को ये प्रश्न यानी चैप्टर को पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर देने, इनके उत्तर बाद में भेज दिए जाएंगे। इनकी जो उत्तरमाला होगी बाद में सेंड की जाएगी। इसलिए आपको पाठ को ध्यान से पढ़ना है और इनके प्रश्नों को उत्तर देना है। भले ही चाहे आप पेंसिल से लिखें इनके उत्तर, जब आपको आंसर शीट मिले तब आप इनकी शेयर कर सकते हैं। तो आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। सुप्रभातम।